नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है ऑन एयर विद सौरभ में। आज हमारे साथ एक और खास मेहमान है। मैं वर्णिका शर्मा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। डिफेंस साइकोलॉजिस्ट हैं वो, और तौर तरीके से वो नक्सलाइट जो एरियाज होते हैं उसमें ग्राउंड लेवल पर वो काम करती हैं, स्टडी करती हैं। वर्णिका जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे शो पे। जी नमस्ते। सो वर्णिका जी, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहूँगा कि हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाहते हैं कि आर्मी साइकोलॉजी होती क्या है, उसमें किस तरह की रिसर्च की जाती है। देखिए, अभी भी आपने आरंभ में ही मेरा परिचय देते हुए कहा डिफेंस साइकोलॉजिस्ट करके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको विस्तार से समझना केवल हम सब के लिए नहीं, आम जनमानस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन से जुड़ी हुई बात है तो जन तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। जैसे ही हम कहते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी या डिफेंस साइकोलॉजी, रक्षा से जुड़ा मनोविज्ञान, तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है इससे कि सेना के क्षेत्र में कार्य कर रहे जो सुरक्षा बल जवान होते हैं उनके मनोविज्ञान का अध्ययन करना रक्षा मनोविज्ञान होगा। परंतु ये सिर्फ एक इसकी सीमित परिभाषा है। जब हम रक्षा मनोविज्ञान या सैन्य मनोविज्ञान को पढ़ने जाते हैं तो आपको ये प्रतीत होगा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तात्पर्य कि इतना व्यापक क्षेत्र है ये कि जिसमें यदि हम वर्गीकरण करने जाएं तो 3 प्रमुख क्षेत्र उभर के सामने आएंगे। सबसे पहले तो मिलिट्री साइकोलॉजी में आने वाला क्षेत्र होता है कि हम इसमें जो साइकोलॉजिकल वॉर सिस्टम होता है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे अन्य युद्धों के युद्धास्त्र होते हैं, वेपनरी सिस्टम होता है, उसी प्रकार से साइकोलॉजिकल वेपनरी सिस्टम भी वर्क करता है, चाहे वो इंसर्जेंट्स हों या फिर काउंटर इंसर्जेंट्स हों। दोनों ही प्रणाली में साइकोलॉजिकल वेपनरी सिस्टम होता है जिससे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से माओवादी दंश, जिसका प्रभाव, हमारा दुष्प्रभाव छत्तीसगढ़ झेल रहा है, उसमें ये गुरिल्ला वॉरफेयर का अहम हिस्सा माना जाता है। अब मैं सैन्य मनोविज्ञान के दूसरे पड़ाव की ओर आती हूँ। तो सैन्य मनोविज्ञान का दूसरा पड़ाव जो होता है वो बिहेवियरल डायनामिक्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स का अध्ययन करता है, जिसमें मानसिक तनाव से लेकर के, मानसिक थकान से लेकर के, अवसाद की अवस्था से लेकर के तनाव शैथिल्य अर्थात मेंटल फटीग से लेकर के मेंटल रिलैक्सेशन तक की तमाम अवस्थाओं का चरणबद्ध अध्ययन और काउंसलिंग तक के पहुंचाता है। मतलब एक प्रकार का निदानात्मक चरण। उसके बाद सैन्य मनोविज्ञान का जो तीसरा और अहम पड़ाव होता है वो होता है मानव प्रबंधन तकनीक, जिसमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार एक कॉम्बैट जोन में या संघर्षग्रस्त क्षेत्र को किस प्रकार से मानवों के बीच में तमाम चीजों के निदानात्मक उपायों को अपना करके प्रबंधन एवं व्यवस्था की स्थापना मानव तंत्र के जरिए ही की जा सकती है। तो ये होता है मैन मैनेजमेंट तकनीक अर्थात मानव प्रबंधन टेक्नोलॉजी। तो दूसरी जो मैं आप इंट्रोडक्शन जब दिया था तो हम बात कर रहे थे नक्सलाइट्स के ऊपर कि अब उन ग्राउंड लेवल पे उन जो वहाँ की गतिविधि है वो आप देखते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। तो जैसे हम जो हमारा शो देखते हैं, काफ़ी सारे लोग छत्तीसगढ़ के बाहर के भी हैं, और मैं खुद भी छत्तीसगढ़ के बाहर रहा हूँ काफ़ी टाइम। तो एक छत्तीसगढ़ का ये कि ओ अच्छा, वो जो जहाँ पर नक्सलाइट्स होते हैं, तो एक लोगों के मन में कि मतलब ये पहली चीज़ तो ये नहीं जानते कि नक्सलाइट है कौन, उनका एजेंडा क्या है। मतलब नॉर्मल सी बात है, उनसे अगर बात करते हैं उनको लगता है वो टेररिस्ट है। बिल्कुल जी। तो वो आप उस पर थोड़ा बताना चाहेंगे हमारी जनता को कि नक्सलाइट्स होते क्यों है और उनका एजेंडा क्या रहता है। देखिए, ये तो आप एक युवा व्यक्तित्व हैं और ये प्रश्न वास्तव में एक लाजमी सा प्रश्न है जो छत्तीसगढ़ से दूरस्थ बसे तमाम युवाओं के मन में कदाचित आता ही होगा। तो ये तो एक दुर्भाग्य की बात है सौरभ जी कि अपनी अद्भुत प्राकृतिक संपदा और अतुल्य जनजातीय संपत्ति, अतुल्य जनजातीय वन क्षेत्र, इन सब को छोड़ करके आज हमारा जो ये छत्तीसगढ़ है वो माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। परंतु आज जैसे ही हम अपना परिचय देते हैं छत्तीसगढ़, अच्छा वो जहाँ पे माओवादी होते हैं, ये पैरेलल लाइन जनरेट होती है। तो आज ये आतंक का गढ़, ऐसा गढ़ माना जाता है। कौन है ये माओवादी? ये
इंसर्जेंट्स हैं, एक प्रकार के विप्लवी गतिविधियों को अंजाम दे रहे होते हैं, जो गुरिल्ला युद्ध कर्म, मतलब इनकी लड़ाई, इसमें फ्रंट में हमको पता नहीं होता कि हमारा शत्रु कौन है करके, पर अंदर के ही कुछ लोग आपस में सरकारी तंत्र के विरोध में एक प्रकार का जिसको ये लोग कहते हैं जनताना सरकार, इस प्रकार का एक पैरेलल तंत्र स्थापना करने के लिए विप्लवी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हिट एंड रन इनकी टेक्नोलॉजी होती है, ये छिप करके वार करते हैं। जब शत्रु बहुत बड़ा होता है और उसके समक्ष इनकी टुकड़ी छोटी होती है तो ये छिप के वार करते हैं, एम्बुश लगाते हैं, जिस प्रकार से घटनाओं को अंजाम देते हैं, विस्फोटक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो एक प्रकार से ये अपनी आमद भी दर्ज कराते हैं और डेटरेंस भी उत्पन्न करते हैं, इसलिए बाहर में रहने वाले लोग कदाचित इनको आतंकवादी भी कहते हैं। जी जी जी। तो आप जैसे ये काम करते हैं तो ये काफी चैलेंजिंग एंड डेंजरस क्षेत्र है। तो आप जैसे एक कॉमन फैमिली से आते हैं और आपको ये ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है, तो आप जब भी तो आपका इंटरेस्ट मतलब आया कैसे इन चीजों में कि मुझे इस पे काम करना चाहिए? देखिए, मैं भी बिल्कुल एक आम जनमानस की भांति ही हूँ, और जैसे एक सामान्य परिवार की लड़की होती है, मैं भी वैसी ही हूँ। परंतु हमेशा से एक आदत थी, एक प्रवृत्ति मेरे भीतर थी, जिसे मूल प्रवृत्ति कह सकते हैं, कि ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों-त्यों उज्जवल होए। किसी भी चीज की तह तक जाना और उसको समझना मेरी प्रवृत्ति में शामिल था। किसी भी, जैसे कोई भी युवा आज की डेट में तुर्क नहीं चाहता, वो तर्क चाहता है। मैं भी जब तक तर्क की प्राप्ति नहीं करती थी, कुतर्क या वितर्क नहीं, तर्क की प्राप्ति नहीं करती थी, तब तक संतुष्ट नहीं होती थी। तो उस समय जब मैं रिसर्च का आरंभ कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि केवल डिग्री के लिए क्यों पढ़ाई की जाए, या केवल डिग्री दीवारों पे संजोने के लिए क्यों अध्ययन किया जाए। कुछ ऐसा किया जाए जो इस समाज के काम आ जाए। तो इस अध्ययन के दौर में जब मुझे उस समय दिखाई दिया, ये 2008-2009 की परिस्थितियां थी जब मैं अपना रिसर्च कार्य आरंभ कर रही थी, तो उस समय में जो माओवादी दंश से हमारा छत्तीसगढ़ पीड़ित था, तो मुझे लगा क्यों ना इस समस्या की तह में जाके देखा जाए। तो समझ आया कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और वहां से मैंने अपने अध्ययन का जो यात्रा था वो आरंभ कर दिया। जब आप इस तरीके के अध्ययन के लिए जाते हैं बस्तर या दूसरे इलाकों में, तो किस तरीके की चुनौती और समस्या आपको मतलब फेस करना पड़ता है? देखिए, चुनौती तो होती ही है। चुनौती किस जगह पे नहीं होती? हाँ, निश्चित है कि मैदानी क्षेत्रों में और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त अंतर विद्यमान होता है। दोनों ही क्षेत्रों की कार्यप्रणाली में भी बहुत अंतर होता है। शुरुआती दिनों में मतलब किस तरीके का संघर्ष था? आरंभ के दिनों में, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत भरपूर मात्रा में है, पुश बटन थ्योरी काम करती है, परंतु जब मैं जाया करती थी तो उन दिनों में नोकिया का एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला मोबाइल होता था। पिक्चर लेने पे भी किसी जगह की एक आवाज आया करती थी और सतर्क होना पड़ता था। तो अपनी पहचान के साथ में वहाँ पे एक आम जनमानस की भांति काम करना, और सुविधाओं से लैस होके नहीं बल्कि सुविधाओं से विहीन हो करके एक ऐसे क्षेत्र में जाना जहाँ पे संवाद स्थापित करने में भी थोड़ी तकलीफें होती हैं। तो ऐसी तमाम दिक्कतें वहाँ पे आती थी। दूसरा, एक निश्चित, जैसे हम यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में हमारे पास कार्य को संपन्न करने के लिए पूरा दिन होता है, हम रात को 9-9, 10-10 बजे तक काम कर लेते हैं, पर वो जंगल का घनघोर क्षेत्र होता है, वहाँ पे 5-6 बजे के बाद तो कार्य करना दुष्कर ही हो जाता है। ऐसी कई परिस्थितियां होती थी जो उस समय मेरे लिए चैलेंजिंग सी हो जाती थी। अपने एक छोटे से बालक को भी कई बार वाहन में छोड़ के जाना होता था, और एक प्रकार से भयग्रस्त एरिया हुआ करता था। तो उस समय में उस क्षेत्र में अपने आप को सर्वाइवल दे पाना सचमुच बहुत चुनौती होती थी। हमने कई बार अक्सर देखा है कि नक्सलीज की रैली निकलती है, रोड से वो जाते रहते हैं। मैंने नॉर्मली देखा है, जैसे कई बार उनसे मैं भी रास्ते में से देखा उनको, या उनसे ऐसे आमने सामने हुआ है, बट कभी ये नहीं हुआ कि वो हमको कुछ कर रहे हैं। वो ज़्यादातर मैं पेपर में देखता हूँ, न्यूज़ में देखता हूँ, वो बेसिकली फोकस करते हैं पुलिस वालों पे या नेता लोगों पर। तो ऐसा क्यों है? देखिए, आपको ये समझना होगा कि आप अपने घर के संभवतः एक अभी युवा और छोटे सदस्य होंगे, परंतु आपके घर में यदि कोई भी पीड़ा आती है तो उस पीड़ा को कौन सहन करता है? आपके पिता या आपके माता?
जी। तात्पर्य कि जो घर का आमुख होता है वो सहन करता है। जी। उसी प्रकार से उन संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में हमारे पितृतुल्य या मातृतुल्य संरक्षक के तौर पे सुरक्षा बल होते हैं और वहाँ के नेता अथवा नेतृत्व होते हैं। खास तौर से सुरक्षा बलों को ही वे इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि उनको वो ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि हमको आम जनता से नहीं, सुरक्षा बलों से समस्या है। परंतु सुरक्षा बल भी कौन है? वे भी एक आम जनमानस हैं। अपने घर को छोड़ के दूर दूर से, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल हो या राज्य सुरक्षा बल के लोग हों, वो अपने घरों से दूर वहां पे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। और जिस दिन हम सब ये मान लेंगे कि हम सब एक ही हैं, उस दिन इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। आप अक्सर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से यात्रा करते रहती है, आपको क्या लगता है ये जो समस्या घाव बन चुकी है, इसका क्या समाधान है या क्या क्या हल है इसका? एकदम छोटा सा निदान है। जैसा आप ये सोचेंगे एक दिन में या 2 दिन में ये समस्या जो नासूर बन चुकी है, आप ही ने कहा, एक दिन या 2 दिन में नहीं खत्म होगी। पर हम इसके उपायों पे यदि चर्चा करते हैं तो ये चीज है कि आप जिस दिन इस भयग्रस्त क्षेत्र को भयमुक्त क्षेत्र में परिवर्तित कर देंगे, उस दिन इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। जी जी। आपका जैसे जो नक्सल है उसमें आपको क्या लगता है कि जैसे लेडीज का कितना योगदान रहता है, मतलब जो लोग रहते हैं? थोड़ा विस्तार चाहूंगी। क्या नक्सल मतलब जो उनका बेसिकली जो उनका ग्रुप है, जो उनकी आर्मी कहना चाहिए, हाँ। जो उसमें लेडीज का कितना योगदान है? देखिए, महिलाएं चाहे कहीं की भी हों, बहुत ही संवेदनशील तत्व मानी जाती हैं और माओवादी भी अपने कैडर में निश्चित रूप से द्वितीय या प्रथम कैडर में तो सामान्यतः वो छोटे छोटे बालकों का उपयोग करते हैं आजकल, परंतु द्वितीय कैडर में या कई बार आमुख कैडर के रूप में भी महिलाओं का उपयोग करते हैं। तात्पर्य कि महिलाओं को एकत्रित करके उनके घर के सदस्यों को बुलाना, महिलाओं को छोटी छोटी समस्याओं को। एक चीज मैं बता दूं कि हम जैसे कि जो बोलते हैं ना, जेंडर से रिलेटेड जो समस्या होती है, महिला या पुरुष विभेदक समस्या जो होती है, वो मैदानी क्षेत्रों में या सामान्य क्षेत्रों में ज्यादा नजर आती है। बस्तर जैसे क्षेत्र में आप जाके देखेंगे ना, तो जनजातीय महिलाएं ही परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही होती हैं। तो इन परिस्थितियों में वो निश्चित ही महिलाओं को अपने इंसर्जेंसी में एक घेरे के रूप में उपयोग करते हैं। एक तरफ जहां पे वो अपने कैडर की संख्या बढ़ाने में उपयोग करते हैं, दूसरी तरफ वो पुलिस के सामने लाके प्रथम या द्वितीय घेरे में महिलाओं को रख देते हैं, जिससे सामने वाले को गोलीबारी के समय में या काउंटर ऑपरेशन के समय में संवेदना जग जाए और उनका ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ जाए। तो इसके दूसरे साइड पर आते हैं, ड्यूटी पर जैसे जो जवान होते हैं उन पे बात करते हैं। तो अक्सर देखने को मिलता है कि ड्यूटी पर जो जवान है वो अपने किसी खास को खो देते हैं कई बार, जो उनके साथ रहते हैं, या कोई ऐसी वारदात होती है इसमें एक जवान दूसरे जवान पर गोली चला देता है। जैसे अभी शुरुआती हमें देखने मिला था स्टेशन पे, जब एक पुलिस वाले की ट्रांसफर हो गया था तो उसने ओपन फायर कर दिया लोगों पे। तो वैसे चीजों पे आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसी घटनाओं पे? देखिए, फिर से एक ही बिंदु पे मैं आना चाहूंगी कि एक आम जनमानस की भांति ही वो भी एक आम जनमानस है। पहले तो हमको ये बात को आत्मसात करना पड़ेगा और दिल से समझना पड़ेगा। लेकिन संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ पे सामान्य परिस्थितियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पे फियर एंड शॉक, यानी हर अगले पल में क्या हो जाए, ऐसी परिस्थिति में वो एक कोवर्ट वॉर का, एक छिपी हुई गतिविधि के तंत्र का हिस्सा होते हैं, जहां पे फियर एंड शॉक की गतिविधि के बीच में वो अपने जीवन यापन को कर रहे होते हैं। इस स्थिति में 1 दिन 2 दिन बिता लेना ठीक लगता है, 3 दिन घूमने जाने के लिए बिता लेना बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब लगातार हम ऐसी ही परिस्थिति में काम करते हैं, कई बार ड्यूटी का रोटेशन नहीं हो पाता, कई बार उच्चाधिकारियों से सामान्य संवाद स्थापित नहीं हो पाते, या आसपास के मित्रों से सही
संपर्क नहीं हो पाता, और सबसे बड़ा कारण अपने परिवार से सहज संपर्क स्थापित नहीं हो पाता, और परिवार की चिंता इतने दूर में बैठ के उनको सताने लगती है, तो कहीं ना कहीं एक अवसाद का तत्व उनके दिमाग में धीरे 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 घर करने लगता है। और ये कब फूट जाता है? एक बलून से, एक गुब्बारे से आप कल्पना कीजिए कि ये धीरे धीरे दिमाग के पीछे इकट्ठा हो रहा होता है, और एक कोई भी छोटी सी एक एक्टिविटी जो उसके दिल पे अटैक करती है वो पिन का काम करती है, और वो सुसाइडल या फिर फैक्ट्रीसाइडल एक्टिविटी को अंजाम दे देता है। तो जवानों की मेंटल हेल्थ स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस और पार्लियामेंट एक फोर्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, मतलब आपके हिसाब से? देखिए, जितना मैं कहती हूँ कि किसी भी इंसर्जेंसी के लिए हम बड़े बड़े उपाय बताएंगे। मैंने जैसे अभी आपको वन लाइन में कहा कि भय युक्त को भय मुक्त क्षेत्र में बदलना होगा। आम जनता के लिए जहाँ मैं कहूँगी कि ब्लैक बोर्ड और ब्लैक रोड का होना बहुत ज़रूरी है, तो निश्चित ही जहाँ पे जागरूकता आएगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा माओवादी प्रभाव नहीं हो पाएंगे। वैसे ही दूसरा मुख्य तत्व है सुरक्षा बलों का मनोबल। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि सुरक्षा बलों का मनोबल या मनोतत्व उच्च रहेगा तो निश्चित ही इंसर्जेंसी भी वो अच्छे से कर पाएंगे, और इस प्रकार की गतिविधि को भी अंजाम देने में एक प्रकार से निषेध लगेगा। जी, अभी काफ़ी हम देख रहे हैं पूरी कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी काम किया जा रहा है। तो जो फ्रंट लाइन डिफेंस में जो लोग रहते हैं उसमें कितनी % लेडीज देखने को मिलती है? क्या बढ़त हो रही है या उनको फ्रंट लाइन में अच्छे से तवज्जो दिया जाता है? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से कहते आई हूँ, परिसीमन केवल जमीन का ही अच्छा लगता है, जमीन के लिए कि इतने सीमा तय की जाए, परंतु कैरियर के लिए कभी भी परिसीमन उचित नहीं होता। और आज भी हमारे समाज में एक भ्रांति रखी गई है कि महिलाओं के लिए या तो केवल टीचिंग का फील्ड अच्छा है या केवल बैंकिंग का सेक्टर अच्छा है, ये सुरक्षित है, ये असुरक्षित है, ऐसा 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। यदि हम बचपन से ही बच्चियों के भीतर ये भाव ला दे कि कोई भी फील्ड सुरक्षित असुरक्षित, कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट से ऊपर उठ के आपकी रुचि महत्वपूर्ण है और आप एक्सीलेंस किस में दे पाती हैं, जिस दिन ये विचार हम अपनी बच्चियों में लेके आएंगे तो मैं कहती हूं कि छत्तीसगढ़ की बच्चियों में हौसले की कोई भी कमी नहीं है। जनजातीय क्षेत्र की बच्चियां तो वो काम कर जाती हैं कि देखने से भी आश्चर्य महसूस होता है। और उस राज्य में यदि सुरक्षा को केवल रोजगार तक के ही सीमित देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के क्षेत्र में आज भी मिलिट्री या डिफेंस सर्विसेज में लड़कियों को निरंतर संख्या बढ़ाने की जरूरत है, जो केवल छत्तीसगढ़ में एक सीमित प्रतिशत तक के है। इसको हमको और भी ज्यादा संख्या निरंतर बढ़ाने की जरूरत है। जी, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पे कोई नई योजना लानी चाहिए या इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस चीज का? जैसे कि हम स्कूल में कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं, ये 11वीं 12वीं में निरंतर केवल ये सारी चीजें जो हम अच्छी बातें आज टीवी पे कर रहे हैं, यदि ये सतही होंगी तो टीवी तक के ही सीमित रहेंगी, परंतु ये आवाज यदि केंद्र अथवा राज्य सरकारों तक के भी जाती हैं तो किसी भी कार्य की निरंतरता और जड़ तक पहुंचना, धरातलीय होना बहुत जरूरी होगा। हम जब कैरियर काउंसलिंग के लिए जाए तो बच्चियों को केवल उनके चुनिंदा फील्ड के विषय में बता के आते हैं, क्योंकि बच्चियां जो सामान्य तौर पे सुनती हैं, देखती हैं और अपने माता पिता या बड़े भाई बंधुओं से जानती समझती हैं, बहनों से जानती हैं, उतनी ही चीजें वो पूछती हैं। परंतु हमको बताना पड़ेगा कि ऐसे भी नवीन नवीन सेक्टर्स हैं। आप एयरफोर्स में इस प्रकार जाती हैं, आप मतलब आर्म फोर्स के भी मेडिकल कॉलेजेस में जा सकती हैं। ऐसे तमाम फील्ड के बारे में जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कई युवाओं से मेरी चर्चा होती है और निरंतर उनसे मैं संपर्क में बनी रहती हूँ। तो जब मैं दिल्ली में होने वाली गतिविधियों के बारे में या दूरस्थ महानगरों के अध्ययन प्रक्षेत्र के बारे में या अध्ययन शैली के बारे में जब मैं यहाँ पे आके बताती हूँ कि इस प्रकार के भी कोर्स होते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि मुझे भी तो इस प्रकार के चीज में रुचि थी पर मुझे तो बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अरे मुझे तो बताया नहीं गया था। तब मुझे बेहद खेद महसूस होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इतना पोटेंशियल होने के बावजूद वो वर्क पोटेंशियल में क्यों कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमको लगातार 11वीं 12वीं में ही इन तमाम कोर्सेस के बारे में केवल कुछ चुनिंदा
फील्ड्स के बारे में सिर्फ कैरियर काउंसलिंग कराना है करके खाना पूर्ति नहीं करनी है, बल्कि उसको एक उम्दा लेवल पे अब संचालित करने की आवश्यकता आन पड़ी है। जी। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार है और जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उनके बीच ट्यूनिंग ना होने के कारण या कुछ कई कई चीजों में चीजें रुक जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट नक्सलाइट्स। तो क्या नक्सलाइट्स को इससे एक फ्री स्पेस मिल जाता है एक्टिविटी करने का? निश्चित ही। एक बहुत पहले किसी विज्ञापन में, पेपर में, एक मैंने कार्टूनिस्ट थे, उनका एक कार्टून देखा था कि इधर दोनों सरकारें लड़ रही होती थी, दोनों सरकारों के आग की चिंगारी थी और नक्सलाइट्स उस पे रोटी सेक रहे होते थे। तो ये तो एक आम अवधारणा है ही और ऐसा होता भी है, परंतु ये नक्सलवाद की समस्या कोई केंद्र की समस्या नहीं, ना केवल राज्य की समस्या नहीं, ये समूचे राष्ट्र की एक राष्ट्र के सामने एक दानवी संघर्ष है और इसका सामना सबको एक साथ, समूचे तंत्र को एक साथ मिलकर के ही करना पड़ेगा। कंबाइंड एक्शन फोर्सेस के साथ ही हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। जी। अब थोड़ा क्वेश्चंस का मूड चेंज करते हैं। मैं आपसे थोड़ा पर्सनल आपके बारे में जानना चाहूंगा कि जब आप डिफेंस का कोर्स करने का आपने सोचा, फैसला लिया था, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? चूंकि सौरभ जी ये एकदम नया विषय था, मैं उस दौरान मैं भी एक सामान्य फैमिली से आती हूँ जहाँ पे ये कहा जाता है कि जो 4 कॉलम होते हैं ना, उसमें से आखिरी वाले कॉलम को और पहले वाले कॉलम को देख लिया जाता है कि इसमें तनख्वाह अच्छी मिलती है या इसमें बहुत अच्छे चांसेस है, इसमें तुरंत नौकरी मिल जाती है, ये विषय ले लो। परंतु मैं और मेरे जैसी शायद बहुत सारी बेटियां होंगी, बहुत सारी मेरी बहनें होंगी, हमको हमेशा चौथे कॉलम को देख के नहीं करना चाहिए है नौकरी का निर्णय, पहले कॉलम को देख के ही करना चाहिए है कि यदि मैं एक प्यून भी अच्छी हो सकती थी तो मुझे प्यून भी उच्च कोटि का होना चाहिए है। यदि मैं उच्च कोटि नहीं, उत्तम यदि मैं किसमें दे सकती हूँ तो उत्तम जैसे ही आप देना आरंभ करते हैं तो निश्चित ही श्रृंखला का सर्वोच्च आपका इंतजार कर रहा होता है। तो जब मैंने ये विषय का चयन किया तो सबके मन में ये था, इससे क्या रोजगार मिलेगा, इससे क्या किया जा सकेगा, इससे कोई नौकरी मिलेगी या इससे मिल क्या जाएगा, क्या मिलेगा वाला पहला क्वेश्चन मार्क होता था। और इस अनुकूल धारा के प्रतिकूल जाकर के विषय का चयन करना और विषय में भी एक राष्ट्र की गंभीर समस्या को शोध का विषय चयन करना थोड़ा कठिन तो था, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ती गई और धाराएं भी साथ होती गई और आज आप तमाम छत्तीसगढ़ के लोग मेरा परिवार बन गए हैं और मेरा साथ देते हैं। जी। तो आपने जब कोर्स किया उसके बाद आपने इसे अपना प्रोफेशन जब बनाया तो इस तरीके की चुनौती भरा काम करने की हिम्मत मतलब कहाँ से आती? मतलब उस समय जब आपने ये सोचा तो हिम्मत जैसे पापा देते हैं, मम्मी, कोई मतलब कोई एक रहता है ना जो एक बैक सपोर्ट देता है, वो कौन था? नहीं, आरंभ में तो थोड़ा घर परिवार वालों को बताना पड़ा कि नहीं, ऐसा भी एक विषय है और इसमें काम किया जा सकता है। फिर परिवार वालों को संतुष्ट किया तो थोड़ा आसपास के लोगों के भी प्रश्न उठे, ये कैसा विषय ले लिया है, इसमें कोई स्कोप है क्या? एक सामान्य सा शब्द होता है, स्कोप क्या है? तो फिर मुझे बताना पड़ा और आज बहुत सी लड़कियां जब डिफेंस में देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है कि नहीं, बहुत सी बेटियां हैं, बहुत सी बहनें हैं जो आज खुल करके इस विषय को पढ़ने के लिए आ रही हैं और धीरे धीरे सबको समझाते गए और आज विषय का जब आउटपुट, हमको पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो विशुद्ध रूप से हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए है। फिर देखिए कि ईश्वरीय शक्ति स्वयं अवतरित हो जाती है आपका साथ देने के लिए। जी। एक और क्वेश्चन था मेरा इसी चीज से रिलेटेड कि जहाँ पर नक्सल और जवान इन लोग जहाँ भिड़ते हैं या जहाँ पर इनका रहना होता है उसके आसपास आम जनता भी रहती है, तो आम जनता पे कैसा असर पड़ता है और क्या हमें उसे मेन स्ट्रीम में लाकर दिखाना चाहिए कि लाइक ये इशू बनाना चाहिए कि ये पब्लिक को कि भाई ऐसी चीजें हो रही है तो इससे लोगों की मेंटल हेल्थ या हमेशा उनके दिमाग में ये रहे कि माई लाइफ इज इन डेंजर या ऐसी चीजें जो होती हैं लोगों के दिमाग में होती होंगी आई गेस, तो क्या उसे एक पब्लिक इशू बनाना चाहिए आपके हिसाब से?
नहीं, देखिए ये जो आपने कहा कि ये जो इंसर्जेंसीज होती हैं, मतलब माओवादी एक तरफ से होते हैं, एक तरफ से सुरक्षा बल होते जी, हैं जी। और बीच में होती है आम जी, जनता। कहीं ना कहीं वो रहते हैं बीच में। तो उनकी स्थिति वाकई में वहां पे ऐसी हो जाती है कि खुल के कैसे जिए वाली। जी। और यही स्थिति, ये जो कोवर्ट वॉर हम कहते हैं ना, कोवर्ट वॉर और लंबा चलने वाला युद्ध है ये। जी, जी। मतलब जो बोलते हैं ना लॉन्ग और लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, छोटे छोटे हथियारों के माध्यम से लड़ा जाने वाला जी, जी, युद्ध। जी। तो ये थका देने वाला युद्ध इसीलिए माओवादी लड़ रहे हैं, जी। ताकि एक दिन आम जनता जो है वो सुरक्षा बल ही नहीं, आम जनता भी सरेंडर पे विवश हो जाए करके। जी। पर ऐसा नहीं है, आम जनता भी धीरे धीरे, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जगहों पे पहुंच रही है, धीरे धीरे मुखर होंगी आम जनता भी, और हर अंधेरे का अंत एक उजाले पे जरूर होता है, ये यकीन रखिए। ठीक है, एक आखिरी आप कुछ यूथ को कहना चाहेंगे, कोई सजेशन जो आप देना चाहेंगे आजकल के यूथ को, आज की जनता को? हाँ, एक ही चीज कहूंगी कि जितने कष्ट कंटकों में हैं, जीवन उनका सुमन खिला जी। और गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो किसी भी प्रकार के कंटकों से रास्ते में आने वाली परेशान ना हो, और शुक नेत्रम दृष्टयित्वा शर संधानम कुरु, बिना परेशान हुए तोते की आंख को लक्ष्य मान के निशाना साधें और लक्ष्य को प्राप्त करें। वर्णिका जी, आज आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आभार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।